हेलो बिलवेड्स, मैं शालिनी आपकी फेवरेट राइटर। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबकी फेवरेट बुक हिज लॉस्ट बिलवेड की ऑडियो सीरीज, जिसे लिखा है मैंने एंड इसे आवाज़ भी मैंने दी है। जो इस किताब को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो वॉटपैड में फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अपने पेशेंट के सामने बैठी नेत्रा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अपनी मुट्ठी भींचे वो एक टक अपने सामने बैठे आदमी और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को घूरे जा रही थी। नेत्रा एक गायनोकोलॉजिस्ट है। उसकी डिग्री लगभग खत्म होने वाली है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर, अब आपसे क्या छुपाना, वो आदमी गुटखा चबाते हुए कहता है। उसकी जबान एकदम नेत्रा की आंखों जैसे लाल हो चुकी थी। जितने पैसे लोगी मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे बेटा होगा या बेटी। अब आप समझ ही रहे होंगे नेत्रा के गुस्से का राज। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये करूँ? ये गैर कानूनी है, इसकी सजा जानते हैं आप? नेत्रा ने ऊंची आवाज में कहा। क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए, उस आदमी ने झुंझला के कहा। नेत्रा का दिल धक सा रह गया और वो कुछ बोल ना सकी। उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो अपनी जिंदगी में कितने साल पीछे चली गई। वो वापस से वो 16 साल की नेत्रा बन गई हो, जिसे अभी अभी अपने माँ बाप का राज पता लगा था। नेत्रा एक बार उस प्रेग्नेंट औरत की तरफ देखती है। उसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे उसे तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वैसा फर्क जो इस वक्त बस नेत्रा को पड़ रहा था। उसे दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था उस बच्चे के लिए जो इस वक्त इन सब से अनजान अपनी माँ के कोख में थी। डॉक्टर नेत्रा ने सोनोग्राफी देखी थी, बेटी थी। आखिर क्यों? नेत्रा ने धीमी आवाज में कहा। उसे अपने मेडिकल करियर में इतना तो पता लग ही गया था कि सरकार कितना भी इस कुरीति को रोकने की कोशिश करे, कुछ लोगों को कभी समझ न आने वाला था। सच तो ये है कि समाज कभी औरतों और बेटियों के साथ कभी न्याय कर ही नहीं सकता। डॉक्टर प्लीज, ये हमारा फैमिली मैटर है, इस बार अपने पति के बगल में बैठी उस औरत ने कहा। उसकी एक बात सुन के नेत्रा को एक एहसास हुआ। जिस समाज को वो कुछ देर पहले कोस रही थी, उस समाज में औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, महिला एक महिला के खिलाफ। नेत्रा की गुस्से की तरफ हद ही पार हो रही थी। उसने अपनी कुर्सी में झुकते हुए अपना फोन निकाला। शायद किसी को मैसेज कर रही थी। 10 मिनट की देरी न लगी और अचानक हॉस्पिटल वार्ड का दरवाजा खुल गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर 4 कांस्टेबल्स के साथ आ पहुंचे। नेत्रा ने तिरछी मुस्कान उस आदमी को दी। सुना है यहाँ डॉक्टर को गैरकानूनी काम करने का दबाव दिया जा रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर ने कठोर आवाज में कहा। उस आदमी और उसकी पत्नी की हवाइयां उड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर के एक ऑर्डर में पुलिस कांस्टेबल्स ने आदमी को जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ है ये। हाँ, आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे पति ने कुछ नहीं किया। नेत्रा ने तो उस औरत को अपने पति का बचाव करते देख अपने ही दांत पीस लिए। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब पुलिस स्टेशन में जाके बताना, लेके जाओ इसे, पुलिस इंस्पेक्टर ने गरजते हुए कहा।
उस आदमी को पुलिस घसीटते हुए लेके गई। नेत्रा को खूब गालियां भी पड़ी, पर जैसे उस पत्थर दिल डॉक्टर को फर्क ही ना पड़ता था। तुम ठीक हो ना? पुलिस इंस्पेक्टर ने नेत्रा से पूछा। पूछता कैसे ना, नेत्रा का बचपन का दोस्त जो ठहरा, उसके सुख दुख का साथी। नेत्रा ने सर हिलाया। कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, इतनी नफरत करते हैं बेटियों से। तुम चिंता मत करो, इनके किए की सजा मैं इन्हें दिलवाऊंगा, इंस्पेक्टर प्रशांत ने कहा। ये इस महीने का तीसरा ऐसा केस है। लगता है जैसा अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। प्रशांत ने एक सांस भरी। पर तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो नेत्रा। नेत्रा ने एक बार फिर से अपना सर हिलाया। ऐसे माँ बाप होने से बेहतर है हो ही ना, उसने मन में सोचा। अच्छा चलो कहीं लंच पर चलते हैं, कितना वक्त हो गया है। प्रशांत ने नेत्रा का मुंह ठीक करने के लिए कहा। मैं जाती, पर मुझे अपने घर जाना है। मॉम डैड को कुछ जरूरी बातें करनी है मुझसे, प्रशांत ने चिंता में कहा। तुम ठीक रहोगी वहां? नेत्रा ने फिर से सर हिलाया। क्या ही छुपा हुआ था प्रशांत से? उसके घर की दशा वो सब जानता था। नेत्रा ने अपना सामान समेटा और गाड़ी लेके चल पड़ी बनारस की सड़कों पर। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी अपने माता पिता के मैंशन के सामने जाके रुकी। कितने दिनों बाद अपने घर आई थी। आ गई। उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। नेत्रा ने सर हिलाया। मैं खाना लगाती हूँ, रेवती, नेत्रा की माँ ने उसका गाल सहलाते हुए कहा और किचन में चली गई। नेत्रा सोफे पर बैठी और अपने मन में सोचने लगी, इतना सब होने के बाद लोग कैसे ऐसे दिखावा कर लेते हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। दीदी, शशांक ने नेत्रा को गले लगाते हुए कहा। शशांक नेत्रा का छोटा भाई था, जो उससे 16 साल छोटा था। नेत्रा उससे बहुत प्यार करती थी, चाहे उसका अपने माँ बाप के साथ कैसा भी रिश्ता हो। नेत्रा ने शशांक को गले लगाते हुए कहा, और सब ठीक? शशांक ने हंस के कहा, हाँ सब ठीक। आपको पता है, कल मैं मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गया था, पर माँ ने ज्यादा डांटा नहीं, पापा ने थोड़ा डांटा। नेत्रा बस मुस्कुराई, कुछ कह ना सकी। कितना फर्क था उसके और उसके भाई की परवरिश में। कुछ देर बाद वो और शशांक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त नेत्रा के पिता शेखर भी अपने कमरे से नीचे उतरकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। काम कैसा चल रहा है नेत्रा? उसके डैड ने पूछा। ठीक, नेत्रा ने बस इतना ही कहा। नेत्रा की आदत नहीं थी ज्यादा कुछ कहने की, किसी से ज्यादा बात करने की, और जब बात अपने पिता से बात करने की आती थी तब तो वो जैसे पूरी गूंगी हो जाती थी। शेखर शशांक से बातें करने लगते हैं, रेवती खाना परोसती है और नेत्रा के बाल हल्के से हाथों से सहलाती है। नेत्रा को अपनी माँ के हाथों से जैसे घिन सी आती हो। वो अपना सर उनके हाथों से हटा के खाना खाने लगती है। वक्त के साथ और अतीत के घाव से अब नेत्रा अपने परिवार से दूर हो चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कहते हैं ना, तीर चाहे किसी का भी हो, चुभता बस तभी है जब कमान कोई अपना खींचता है।
एक बड़े घर का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। नेत्रा के हाथ रुक गए। तो ये थी जरूरी बात। तो नेत्रा ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। वैसे भी अब 28 की हो चुकी हो। 4 लोग क्या कहेंगे कि अभी तक। नेत्रा के गुस्से का बांध अब टूट चुका था। 4 लोग, 4 लोग, 4 लोग, मेरा क्या? वो चिल्लाई और टेबल से उठ खड़ी हुई। नेत्रा, उसके पिता ने उसे डांटा, चिल्लाओ मत, बड़े हैं हम तुमसे, जो कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए। नेत्रा ने हंसते हुए कहा, भलाई? ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, खास करके आपके मुंह से। नेत्रा ने अपनी मां को घूरते हुए कहा। शेखर की तो जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि नेत्रा ऐसा कह क्यों रही है। उसे तो आज तक कुछ खबर ही न थी कि उसका परिवार सालों पहले तबाह हो चुका है। शशांक डरा सहमा सा कुर्सी पर बैठा रहा। उसे भी कहाँ आज तक समझ आया कि उसकी बहन ऐसी क्यों है, इतनी खड़ूस, इतनी गुस्सैल। उसे बस इतना पता था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। इतना ही काफी था उसके लिए। रेवती की आंखों में एक अनकहा सा डर गुजरा। नेत्रा की लाल हो चुकी आंखों को देखकर उसे सारी बीती बातें जैसे याद आ गई हूं। तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती नेत्रा, उसकी मां ने कहा। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाद कोई तो होगा जिसे तुम्हें और शशांक की फिक्र हो। देखा है ना जैसे आप लोगों ने मुझे आज तक बड़ी फिक्र की है, नेत्रा ने बड़ी धीमी आवाज में कहा। वो टूट रही थी, बिखर रही थी, अपने गुस्से की चादर ओढ़े तिल तिल मर रही थी। पर उसका दुख कहाँ किसी को दिखने वाला था। नेत्रा ने गुस्से से दरवाजे की ओर देखा और चल पड़ी। तुम्हें हमारी कसम नेत्रा। बस वो वहीं जम सी गई। उसकी माँ एक बार फिर से जीत गई थी, उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर चुकी थी। उसी माँ बाप के मुंह ने एक बार फिर से जकड़ लिया था। ठीक है, और इस तरह नेत्रा ने शादी को अपनी मंजूरी दे दी। I'm really sorry for the audio quality. I'll make sure it gets better with time. ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।